हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट क्लास में। और आज हम जो है आपको बताइए कि हमने साइकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो स्टार्ट किए हैं। जितने भी 2015 से लेकर 2025 के बीच में जितने भी अभी तक जो है वो कमीशन आप लोगों ने एग्जाम देखा है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसकी आप जो है वो 2 क्लासेस ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हमने जो है टीजीटी नॉन मेडिकल के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने जो है वो जेबीटी के क्वेश्चन भी जो है वो डिस्कस किए हैं, आर्ट्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मेडिकल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। और आज हम जो है हमारी जो है 41 से आगे जो है नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो है हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि जितने भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन हैं, यहाँ से आपको ये आइडिया लग जाता है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स देखने की जरूरत है, कौन से टॉपिक एग्जाम में जो है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आप कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। ठीक है, और चाहे आप जेबीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेबीटी कमीशन की है, इवन अगर आप टैट की थोड़े छोटे लेवल की अगर बात करें, अगर आप टैट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेबीटी टीजीटी, तो सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। जरूरी नहीं है कि नॉन मेडिकल वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सिंपल क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस है कि अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की यानी कि लोकतांत्रिक कंट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पे बोला गया है लाइक इंडिया स्कूल शुड कंसंट्रेट ऑन, यानी कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विद्यालयों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, स्कूल्स को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था ये, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स टू फेस हर्डल्स, यानी कि जो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को यानी कि हर्डल्स को जो है वो फेस कर रहे हैं, उसके विकास पर उनको जो है वो काम करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि हमें इंग्लिश में ऑप्शंस जो है वो चाहिए, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो मैं उनके लिए जो है बाइलिंगुअली रहती है, मैं आप लोगों के लिए ट्रांसलेट इस चीज को जो है वो हिंदी में कर देती हूँ। ठीक है, सेकेंड है इनकलकेशन ऑफ कम्युनिटी वैल्यूज, जो आपकी सामुदायिक वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनको इनकलकेट करने पर फोकस करती है। या एकेडमिक एक्सीलेंस, यानी कि जो आपकी शैक्षणिक चीजें हैं वो बेहतर हो सके उसके ऊपर फोकस करती है। या ट्रेट्स ऑफ गुड सिटीजनशिप, यानी कि अच्छी नागरिकता के गुण विकसित करने पर जो है वो ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या है तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विद्यालयों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो उनको बच्चों के अंदर अच्छी अच्छी चीजों को विकसित करना चाहिए, जैसे कि ट्रेट्स ऑफ गुड सिटीजनशिप, यानी कि बच्चे को जो है वो अच्छा नागरिक बनाने पर उनको फोकस करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेमोक्रेटिक एजुकेशन focuses on building responsible and aware citizens, और लोगों को जो है वो अवेयर करना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल बनाना, इन सारी चीजों पर जो है वो क्या होना चाहिए, फोकस करना चाहिए भारत जैसे जगह पर। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का सेकेंड क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑड, कौन सा पेयर है जो कि यहां पर क्या है, असंगत है, ऑड है। नॉट प्रॉपरली एसोसिएटेड, यानी कि जो सही से मेल नहीं करता है। जो फ्रोबल है, क्या फ्रोबल ने प्लेवे मेथड दिया है, बिल्कुल सही, खेल विधि जो है वो प्लेवे मेथड जो है वो फ्रोबल ने दिया है। सेकेंड है मारिया मोंटेसरी, का नाम आपने सुना होगा। मारिया मोंटेसरी ने डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बताया है। केलर है, केलर ने कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में बताया है, सहयोगात्मक लर्निंग के बारे में बताया है। और गांधी जी ने सॉइल्ड हैंड के बारे में बताया है। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है कि एक तरीके को मतलब अपने दिमाग को सृजनात्मक बनाने के बारे में। तो सभी ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो गांधी जी हैं उनके बारे में जो यहाँ पे बताया गया है, ये वाला पेयर हमारे पास जो है वो असंगत रहता है। ठीक है, गांधी जी इज एसोसिएटेड विद बेसिक एजुकेशन, गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन यानी कि बुनियादी शिक्षा के बारे में बताया है और नई तालीम के बारे में बताया है। ठीक है, नॉट विद सॉइल्ड हैंड, ना कि सॉइल्ड हैंड के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टीचिंग एड आर यूजफुल, जो टीचिंग एड है यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री है वो उपयोगी होती है, क्योंकि क्यों ये उपयोगी होती है,
टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2016 के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी होती है क्योंकि वे हेल्प्स टीचर्स वर्क, वो जो है वो अध्यापक के काम पे हेल्प करते हैं। एक्टिवेट ऑल सेंसेस, वो सारे के सारे सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं। हेल्प स्टूडेंट्स बी अटेंटिव, स्टूडेंट्स को अटेंटिव होने में, जागरूक होने में जो है वो हेल्प करते हैं। मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल, और अधिगम को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करते हैं या बनाते हैं। तो किस चीज़ के लिए शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग होती है? तो ये सारी जो आपकी चीज़ें ना उसको आसानी से समझने के लिए, यानी कि उसको क्या करती है, मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, उनके द्वारा जो आपका लर्निंग है यानी कि जो आपका शिक्षण है वो आपका ज़्यादा मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण बन सकता है। टीचिंग एड एनहांस लर्निंग, ये जो है वो लर्निंग को, शिक्षण को एनहांस करता है, बढ़ाता है। क्या? जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं। बाय मेकिंग अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, क्या करता है, जो कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी संप्रत्यय है, उसके बारे में क्या करता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाता है कि चीज सामने नहीं है लेकिन आप अपने दिमाग में उस चीज को जो है, उस चीज की इमेज देख सकते हो, उस चीज को आप जो है वो फॉर्म कर रहे हो। कंक्रीट एंड एंगेजिंग, तो ये किसी चीज को, मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कंक्रीट बनाने का जो है वो दम रखता है टीचिंग एड। सोच लीजिए कि आपके पास इस टाइम पे ये भी एक टीचिंग एड की तरह काम कर रहा है ना, डिजिटल स्क्रीन है। यहाँ पर अगर मैं कोई पिक्चर आप लोगों को शो करती हूँ तो वो चीज क्या करेगी, जो हमारा आपका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है उसको आप जो है वो कंक्रीट बना पाओगे। यहाँ पे सामने आपको दिख रही है, आपको ऐसा इमेजिन होगा कि आप तो वही हो। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कंक्रीट बनाती है और एंगेजिंग बनाती है वहां पे, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट है आप लोगों में से और जो कोर्स को परचेज करना चाहता है, तो एक नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा रही हूँ, 70181866561। इस नंबर पर आप लोगों ने जो है वो व्हाट्सएप कर देना है या कॉल कर देनी है। जो भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो है एक लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, वहां से भी आप जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, तो इस कोर्स में आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। लाइव क्लासेस को जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है अगर आप किसी रीजन से क्लास को अटेंड नहीं कर पाए हैं। आप लोगों को मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे और उसके अलावा हर क्लास, जो भी क्लास होती है तो उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, कोर्स को लेना चाहते हैं, 4 से 5 घंटे की आप लोगों की डेली जो है लाइव क्लास रहती है, तो इस नंबर के थ्रू कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, द बेस्ट रीजन, बेस्ट तरीका, बेस्ट कारण पूछा जा रहा है। द बेस्ट रीजन a teacher can command respect is if he, एक शिक्षक अपने छात्रों से सम्मान पाने का सर्वोत्तम कारण क्या हो सकता है। एक शिक्षक का अपने छात्रों से सर्वोत्तम सम्मान पाने का, रिस्पेक्ट पाने का सबसे सर्वोत्तम कारण क्या हो सकता है कि रिस्पेक्ट पाएगा वो। फॉलोज इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, कि जो नई नई प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करता है अगर वो, तब वो जो है वो बच्चों से जो है वो सम्मान पाने का सर्वोत्तम वो कारण हो सकता है। या डिक्टेट करता है नोट्स को, एक्सप्लेन करता है टेक्स्ट बुक को, गिव्स नो होमवर्क, या उनको जो है वो होमवर्क नहीं देता है। तो क्या चीज है कि एक शिक्षक अपने छात्रों से सम्मान पाने का सर्वोत्तम कारण उनका क्या हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास यहाँ पर कि जब वो नई नई चीजें करता है तो बच्चे के भले के लिए वो नई नई चीजों को इनोवेट कर रहा है, इनोवेशंस कर रहा है। तो फॉलो इनोवेशंस, जो वो नई नई चीजें कर रहा है वो कारण हो सकता है कि वो क्या करेगा, उसकी वजह से बच्चे जो हैं उसकी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी जो है वो वैल्यू करेंगे। डिबेट तो हर कोई कर सकता है, डिक्टेट तो हर कोई कर सकता है, नोट्स को, बुक्स को एक्सप्लेन भी कोई भी कर सकता है, होमवर्क उसको ना दे, ये कोई चीजें नहीं है। लेकिन जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं अगर वो उनको फॉलो करता है तो ये चीजें जो हैं वो एक शिक्षक की अलग ही इंपॉर्टेंस को बताती है, ठीक है। इनोवेशन इन टीचिंग,
शिक्षण में अगर इनोवेशन लाई जाती है वो इंस्पायर करती है क्यूरियोसिटी, जागरूकता को विकसित करती है, एंड रिस्पेक्ट जो है फ्रॉम लर्नर्स यानी कि शिक्षार्थी से जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे हासिल करते हैं टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉप आउट इज रिलेटेड टू, ड्रॉप आउट की समस्या किससे संबंधित है, बोलते हैं ना ये ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, तो वो किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2016 में पूछा गया है। वेस्टेज से संबंधित है कि वो वेस्टेज करते हैं, स्टैग्नेशन से कि वो भाग जा रहे हैं, बोथ ऑफ दी अबव जो दोनों ऊपर ऑप्शन है या नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ड्रॉप आउट किसको बोला जाता है, पहली चीज क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पर स्टैग्नेशन जो है, और यहाँ पे वेस्टेज दोनों बनती है, लेकिन जो करेक्ट बनेगा दोनों के लिए, जब हमसे एक यहाँ पर ज्यादा मेन प्रेफरेंस की बात करें तो वेस्टेज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ड्रॉप आउट्स हैं वो लीड करते हैं किस चीज को, वेस्टेज को, कि वो जो है वो क्या कर रहे हैं, वे एक तरीके से आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि अपनी साल को बर्बाद कर रहे हैं, ड्रॉप आउट कर रहे हैं। लीड्स टू वेस्टेज ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन पोटेंशियल्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, जो यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई है। ये भी आपको जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे एनसीटीई है, एनसीईआरटी है, यूजीसी है, सीबीएसई है ना, ईसीसी है, ये सारी टर्म्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों ने देखनी है। तो यहाँ पे यूजीसी की स्थापना के बारे में बोला गया है 1950, 1952, 1954, 1956। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर होगा 1956। ये क्वेश्चन हम जो है वो 2 से 3 बार देख चुके हैं, तो यूजीसी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1956 अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के एक एक्ट के द्वारा जो है उसके अंडर जो है ये चीज हुई है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड, जो एजुकेशन की हिस्ट्री से रिलेटेड है, डिफरेंट कमीशन है, ये इंपॉर्टेंट है। द चेयरमैन ऑफ बेसिक एजुकेशन कमेटी, जो मूल शिक्षा या बुनियादी शिक्षा बोला जाता है इसे, तो उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो मूल शिक्षा के बारे में किसने कहा है, टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2016 में ही पूछा गया था। एमके गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, बीजी खेर, जाकिर हुसैन और नरेंद्र मोदी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बुनियादी शिक्षा के बारे में किसने कहा है। वैसे तो बुनियादी शिक्षा किसकी है, आपकी महात्मा गांधी की है ना, महात्मा गांधी की कौन सी है, बुनियादी शिक्षा। लेकिन उसी से रिलेटेड आपके पास जो है वो कौन सी आ जाएगी, जब मूल शिक्षा बोला है यहाँ पर, तो मूल शिक्षा किससे रिलेटेड बनेगी हमारी, जाकिर हुसैन से रिलेटेड बनेगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जाकिर हुसैन चेयरमैन पूछा है यहाँ पे कि चेयरमैन कौन है, चेयरमैन ऑफ द कमेटी दैट प्रपोज्ड बेसिक एजुकेशन, नई तालीम, तो ये आपका जाकिर हुसैन यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान रखनी है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे बता दूं। अगर हम बेसिक एजुकेशन की बात करें, इसको कहेंगे बुनियादी शिक्षा। अगर हम बुनियादी शिक्षा के बारे में बात करें, बेसिक एजुकेशन के बारे में बात करें, तो बेसिक एजुकेशन दी है आपकी एमके गांधी ने। ठीक है, एमके गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर ये बन रहा है कि बेसिक एजुकेशन की कमेटी के कौन चेयरमैन है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की है, वो की है आपके जाकिर हुसैन ने। इस तरीके से ये आंसर आपके पास यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और इसी को और क्या कहा जाता है, बर्धा स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग एम के बारे में। टीचिंग एम एट डेवलपिंग डैश इन स्टूडेंट्स, शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में किसका विकास करना है, तो किस चीज को विकसित करना है, शिक्षण का उद्देश्य कि छात्रों में इस चीज को विकसित करना है, ये हमारे पास जो है वो शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, तो ऑप्शंस आप यहां पर देख पा रहे हो। ऑप्शन है नॉलेज ओनली, सेकंड है नॉलेज एंड स्किल ओनली, थर्ड है एटीट्यूड एंड स्किल ओनली, लास्ट है नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल।
ठीक है, कि शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में किस चीज को विकसित करना है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को और कौशल को विकसित करना है, एटीट्यूड को और स्किल को यानी कि कौशल को विकसित करना है, नॉलेज को, एटीट्यूड को और स्किल को, किस चीज को विकसित करना है। तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को विकसित करने की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। होलिस्टिक एजुकेशन इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल थ्री कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। यानी कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर कॉग्निटिव तौर पर यानी कि संज्ञानात्मक तौर पर जो है वो विकास करने के बारे में बात करते हैं, अफेक्टिव तौर पे हम जो है वो विकास करने की बात करते हैं, और साइकोमोटर यानी कि जो गत्यात्मक कौशल है उनको विकसित करने के बारे में बात करते हैं। तो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में हमारे पास जो है वो 3 पक्ष आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट में हम मतलब बच्चे के अंदर ज्ञान को भी डेवलप करने की बात करते हैं, उसके एटीट्यूड को, किस तरीके से हमें किसी चीज को करना है, और स्किल को यानी कि कौशल को डेवलप करने की बात यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड टीचिंग इज अ टीचर्स लॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक एक्ट। शिक्षण शिक्षक की तार्किक और रणनीतिक क्रिया है, यह किसने कहा है। तो ये आपसे जो है एक स्टेटमेंट इस तरीके से पूछ ली जाती है समटाइम कि ये किसने कहा है, कब कहा है। तो A.H. मैस्लो यानी कि अब्राहम मैस्लो ने कहा है, B.F. स्किनर ने कहा है, T.H. ग्रीन ने कहा है, या P. जॉन डी कैको ने कहा है। तो TGT नॉन मेडिकल कमीशन 2016 का क्वेश्चन है कि शिक्षण शिक्षक की तार्किक और रणनीतिक क्रिया है, टीचर्स लॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक एक्ट है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये कहा है TH ग्रीन ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। TH ग्रीन एम्फेसाइज्ड दैट टीचिंग इज अ डेलिब्रेट एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। ये जो टीचिंग है, शिक्षण है, ये एक जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, डेलिब्रेट प्रोसेस है, इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु रेज्ड द स्लोगन बैक टू नेचर, यानी कि प्रकृति की ओर लौटो। जो प्रकृतिवादी हैं वही कहेंगे कि प्रकृति की ओर लौटो। तो ये किसने नारा दिया है, टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2016 का क्वेश्चन है। रियलिज्म ने कहा है, नेचुरलिज्म ने कहा है, प्रैग्मेटिज्म ने कहा है, एग्जिस्टेंशियलिज्म ने कहा है। तो किसने कहा है, नेचुरलिज्म से रिलेटेड है कि नेचर की तरफ लौटो, तो करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, नेचुरलिज्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेचुरलिज्म प्रोमोट्स लर्निंग थ्रू नेचर। जो नेचुरलिज्म है वो प्रमोट करते हैं लर्निंग को नेचर के थ्रू, और एनकरेज करते हैं नेचुरल डेवलपमेंट को, जो प्राकृतिक विकास है उस चीज को जो है वो एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द करंट बिहेवियर, जो हमारा करंट बिहेवियर है, अभी का जो बिहेवियर है, मॉडिफिकेशन मूवमेंट यूजिंग टोकन्स इज बेस्ड ऑन। यानी कि प्रत्युत्तर के लिए टोकन देने वाले, जो प्रेजेंट की करंट के बिहेवियर है उस चीज के लिए टोकन देने वाले, या वर्तमान व्यवहार संशोधन यानी कि उसमें चेंज करने वाले जो आंदोलन हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित हैं। टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2016 में पूछा गया था। आपको पता है हर्वर्ट ने जो है वो 5 स्टेप्स दिए हैं। लोके तबुला रासा ये है, इन्होंने दिया है। पैब्लिव स्टिमुलस रिस्पॉन्स इन्होंने बताया है। थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट है, किस सिद्धांत पर बेस्ड है कि हमें जो करंट बिहेवियर मॉडिफिकेशन मूवमेंट टोकन के थ्रू हम यूज कर रहे हैं, यूजिंग टोकन्स, वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है। तो टोकन से रिलेटेड चीजें हमने किस चीज के रिगार्डिंग बात की थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट है। आपको पता है कि थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट इन चीजों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, कैट के ऊपर, ट्रायल एंड एरर थ्योरी इन्होंने दी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, प्रभाव का नियम, ये क्या कहता है, लॉ स्टेट्स दैट बिहेवियर्स फॉलोड बाय रिवॉर्ड्स एंड मोर लाइकली टू बी रिपीटेड, कि ये जो हमारा बिहेवियर है, व्यवहार है, वो रिवॉर्ड्स को फॉलो करता है और मोर लाइकली टू रिपीटेड, और बार बार रिपीट करने भी इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रंस एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप इज जनरली बेस्ड ऑन।
यानी कि जो विभिन्न जातीय समूह के प्रति बच्चों का दृष्टिकोण है वो किस पर आधारित होता है, सामान्यतः किस पर आधारित है, उनके पेरेंट्स के एटीट्यूड के ऊपर, जो भी डिफरेंट जो उनका एटीट्यूड है डिफरेंट लोगों के प्रति, जो एथनिक ग्रुप्स है उनके प्रति, वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, पेरेंट्स के एटीट्यूड के ऊपर, उनके दोस्तों के एटीट्यूड के ऊपर कि जैसा उनके दोस्तों का एटीट्यूड है वैसा उनका एटीट्यूड है। द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी का जो है वो असर है, इन्फ्लुएंस है, और देयर रिलीजियस एफिलिएशंस, जो धार्मिक एफिलिएशंस है उनका असर है। तो किस चीज का है, विभिन्न जातीय समूह के प्रति बच्चों का दृष्टिकोण, एथनिक ग्रुप्स के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो किस चीज का जो है वो रिजल्ट है, क्या परिणाम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सारी चीजें बच्चा कहां से सीखता है, पेरेंट्स का, जैसे पेरेंट्स करते हैं वैसे ही बच्चा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, देयर पेरेंट्स एटीट्यूड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिल्ड्रंस ऑफन अडॉप्ट सोशल एटीट्यूड्स एंड वाइसेस फ्रॉम देयर पेरेंट्स बिहेवियर एंड व्यूज, यानी कि नॉर्मल तौर पर, आमतौर पर अगर बात की जाए तो बच्चा जो भी चीजें सीखता है वो कहां से सीखता है, अपने पेरेंट्स से के एटीट्यूड से और उनके बिहेवियर से, उनके विचारों के थ्रू चीजों को सीखता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who termed intelligence is the ability to carry out abstract thinking? किसने कहा था? Who termed? बुद्धिमत्ता जो है वो अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। यह किसने कहा है? हॉलिंगवर्थ ने कहा है, बिने ने कहा है, स्टर्न ने कहा है, टर्मन ने कहा है। तो टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन में पूछा गया है, तो ये स्टेटमेंट किसने कही है? ये कही है हमारे टर्मन ने कही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, टर्मन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुइस टर्मन जो है, इनका पूरा नाम है, डिफाइंड इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू एंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। He was also for revising the Binet-Simon intelligence test। ठीक है, यहां पे आपने ये ध्यान रखना है कि ये टर्म ये किसने कहा था? टर्मन ने कहा था। ठीक है, और बिने साइमन कमीशन ने इसको जो है he was also known for revising, रिवाइज किसने किया था? ये बिने साइमन इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not an aspect of personality? कौन व्यक्तित्व का पहलू नहीं है? इंटेलेक्चुअल व्यक्तित्व का पहलू नहीं है, फिजिकल जो है शारीरिक यानी कि वो व्यक्तित्व का पहलू नहीं है, इमोशनल व्यक्तित्व का पहलू नहीं है, या मोटिवेशनल जो है वो व्यक्तित्व का पहलू नहीं है। तो हमारा जो क्या कहेंगे इसे पर्सनैलिटी है वो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल की हम बात करते हैं। तो इमोशनली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली सभी हमारे पास बनती हैं, लेकिन जो मोटिवेशन है यहाँ पे ये हमारा जो है वो व्यक्तित्व के अंदर नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइल मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो मोटिवेशन है वो एक साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक फैक्टर है, इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को। इट इज नॉट कंसीडर्ड अ प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ये जो है वो प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी नहीं है। विच इंक्लूड फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। इसमें फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को जो है हम फॉलो करेंगे, ठीक है, लेकिन मोटिवेशन को नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन के बारे में हमने बात की थी पीछे, डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड भी बनता है। यहाँ पे किंडरगार्टन स्कूल, ये जो मारियो मोंटेसेरी ने किंडरगार्टन स्कूल्स भी इन्होंने ओपन किए थे, है ना, वर इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री? किंडरगार्टन स्कूलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था गाइस। फ्रांस में की थी, इंग्लैंड में की थी, जर्मनी में की थी, इटली में की थी। तो किंडरगार्टन स्कूलों की शुरुआत किस देश में हुई है? तो ये हुई है आपकी जर्मनी में, और आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिच फ्रोबेल इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन। इन्होंने किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट जो है वो ओपन किया था। स्कूल की बात नहीं कर रही हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करूं अगर, तो ये जो है फ्रेडरिच फ्रोबेल ने इंट्रोड्यूस किया था किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट जर्मनी में। कई बार डेट पूछ ली जाती है, तो 1837 यानी कि 1837 में जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है वो डेवलप किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहा गया है? Which among the following is not most precious to a teacher?
निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान नहीं है? शिक्षक के लिए कौन सी चीज मूल्यवान नहीं है? टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2016 में पूछा गया है। क्या उसके लिए सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है? ट्रस्ट ऑफ पीपल्स, लोगों का भरोसा जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है? जॉब जो है वो इंपॉर्टेंट मूल्यवान नहीं है? या सेल्फ रिस्पेक्ट मूल्यवान नहीं है? तो कौन सी चीज जो है वो शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान नहीं है? तो हमारा जो लोगों का ट्रस्ट ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं हम शिक्षक की यहाँ पे, कि उनका जो ट्रस्ट ऑफ पीपल है सबसे मूल्यवान कौन सा नहीं है? सैलरी भी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, जॉब भी इंपॉर्टेंट है। एज अ टीचर की बात करें तो लोगों के भरोसे की बात कर रहे हैं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल्दो ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट, हालांकि हम बोल रहे हैं कि ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज ड्राइव अ टीचर्स इनर डिग्निटी। जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो मूल्य है, वो टीचर्स के अंदर इनर डिग्निटी को जो है वो क्या करता है, और मोटिवेशन को जो है वो मतलब उसको बढ़ाता है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। द फ्रेमिंग हियर अज्यूमिंग ट्रस्ट एज एन एक्सटर्नल परसेप्शन। ये जो ट्रस्ट है वो एक एक्सटर्नल परसेप्शन है, नॉट इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कौन सी नहीं है? तो ट्रस्ट ऑफ पीपल, लोगों का भरोसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सैलरी और जॉब तो उसी चीज से रिलेटेड है, तभी तो वो टीचर बनेगा वहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एजुकेशन इज द डैश साइड ऑफ फिलॉसफी। शिक्षा दर्शन का डैश पक्ष है। टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षा दर्शन का डैश है, एक स्टैटिक पक्ष है, डायनामिक पक्ष है, रिटन पक्ष है और स्पोकन पक्ष है। तो शिक्षा दर्शन का कैसा पक्ष है? एक डायनामिक पक्ष है, जिसमें हम जो है वो चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। तो एजुकेशन इज कंसीडर्ड द डायनामिक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र का, फिलॉसफी का एक डायनामिक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, प्रायोगिक और डायनामिक, चेंज होने वाला कंसेप्ट है। इंप्लीमेंटिंग फिलोसॉफिकल थॉट्स इनटू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के अंदर जो है इंप्लीमेंट करता है फिलोसॉफिकल थॉट्स को, ये यहां पे बताया जा रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा गया है यहां पर? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिस्ट को क्या कहा जाता है? प्रगमतावादी कहा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन प्रगमतावादी नहीं है, यानी कि प्रैग्मेटिस्ट नहीं है? टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2016 का क्वेश्चन है। जॉन डीवे, ये जो है वो प्रैग्मेटिस्ट नहीं है, जॉन लॉक नहीं है, विलियम जेम्स नहीं है, या सीबी पियरे जो है वो नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा जो जॉन लॉक है वो एक प्रैग्मेटिस्ट नहीं है, बाकी सारे यहां पर प्रैग्मेटिस्ट होंगे। तो जॉन लॉक वॉज एन एम्पिरिसिस्ट, ये जो है एक एम्पिरिसिस्ट है, नॉट अ प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिज्म इज एसोसिएटेड विद डीवे, जेम्स एंड पियरे। ये जो है डीवे जो है एक प्रैग्मेटिस्ट है, जेम्स भी जो प्रैग्मेटिस्ट है, पियरे भी प्रैग्मेटिस्ट हैं, लेकिन जॉन लॉक जो है एक बिहेवियरिस्ट है। ये आप लोगों ने जो है ये सारी चीजें आप कोर्स में बहुत अच्छे से देखोगे, वहां पे सारी चीजें अच्छे से बताई हैं। आपको पता होगा जॉन लॉक के बारे में अगर मैं कहूं कि जॉन लॉक ने कहा है जो एक छोटा बच्चा होता है या एक बच्चा है वो एक जो है वो तबूला रासा कहा है, यानी कि एक कच्ची स्लेट की तरह है जिसके अंदर आप जो मर्जी लिखना चाहो वो लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप उसको बनाना चाहो बना सकते हैं, ठीक है। तबूला रासा वर्ड का उन्होंने यूज किया था, ठीक है, कि बच्चे का माइंड तबूला रासा है, खाली स्लेट की तरह है, ऐसा बोला जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। रियलिस्टिक करिकुलम इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू। रियलिस्टिक करिकुलम का मतलब है यथार्थवादी पाठ्यक्रम किसके अनुसार विकसित किया जाता है? तो यथार्थवादी पाठ्यक्रम आइडियल्स के थ्रू जो है वो विकसित किया जा सकता है। एटीट्यूड्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की एटीट्यूड्स के थ्रू जो है वो विकसित किया जा सकता है। बेसिक इंस्टिंक्ट्स ऑफ चिल्ड्रन जो है उसके थ्रू जो है वो विकसित किया जा सकता है। यूटिलिटी एंड नीड्स, उपयोगिता और आवश्यकता के उस पर विकसित किया जा सकता है। तो रियलिस्टिक करिकुलम डेवलप्ड किया जा सकता है किसके थ्रू? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा यूटिलिटी, जैसी आपकी आवश्यकता है, जैसी आपकी उपयोगिता है उसके थ्रू जो है वो विकसित किया जा सकता है। रियलिज्म फोकस करता है, एम्फेसाइज करता है
प्रैक्टिकल एंड यूजफुल नॉलेज के लिए, जो हमारे काम में आने वाले जो ज्ञान है उसके लिए, बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द लर्नर्स एंड सोसाइटी, जो कि बेस्ड होती है किस चीज के ऊपर, लर्नर्स की और सोसाइटी की आवश्यकताओं के ऊपर जो है वो आधारित होती है। तो ये रियलिज्म एम्फेसाइज करता है इन प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीईपी। डीपीईपी की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपके टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2016 में पूछा गया है। डिवीजन प्राइमरी एजुकेशन प्लान, डिवीजन प्रोग्राम एजुकेशन प्लान, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्लान और डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्लान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डीपीईपी जो है एक टाइप का क्या है, प्रोग्राम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्लान करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीपीईपी वॉज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर की गई स्कीम है टू रिवैम्प प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को रिवैम्प करने के लिए इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में ये चीज होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो है वो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को सारे की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको अगर कोर्स के अंदर इन सारी चीजों के बारे में आपने पढ़ना है, सारी चीजों को देखना है, तो आप लोगों को एक नंबर मैं प्रोवाइड करा रही हूं 7018186561। इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हो, हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, तो वो आप इस नंबर के थ्रू जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर आप लाइव क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आप वहां पे उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जो है वो बाद में ड्राइव पे देख सकते हो। ठीक है, और आप लोगों को हर क्लास के बाद जो है वो पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है, जो भी आप लोगों की क्लास लग रही है, और मॉक टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी कोई भी डाउट है दोस्तों, आप यहाँ पे जो है वो कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैंने जैसे कि कहा कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी यहाँ से आगे 61 क्वेश्चन से आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।